हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल के बारे में कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। आदिकाल को लेकर जो अपभ्रंश की बात आती है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। अपभ्रंश के बाद की अवस्था अवहट आती है, अवहट के बाद फिर हिंदी का प्रारंभ हो जाता है। यानी प्राकृताभास हिंदी बोला गया था उसे का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंधा होना। बंध का मतलब है बंधा होना। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का प्रयोग किया है। अगर कहीं भी गाहा या गाथा शब्द आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि प्राकृत का बोध होता है, ये कहने से। और अगर दोहा या दूहा कहें तो इससे अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि, जो कि तीसरी शती के आसपास थे, ने नाट्य शास्त्र की रचना में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम के 7वीं शताब्दी से होने लगा था। यानी अपभ्रंश को ही प्राकृताभास कहा गया है। सिद्ध कितने हुए थे? यानी कि सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ये उन सभी के नाम हैं। इनमें से कुछ मुख्य नाम आपको याद रखने होते हैं। जैसे सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? आपके सरहप्पा को दूसरा नाम था सरोज वज्र। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ था। महासुख का मतलब क्या होता है? आनंद स्वरूप, यानी ईश्वर तत्व। ईश्वर का जो तत्व होता है और जो हमें आनंद प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? महासुखवाद कहते हैं। आगे है फिर गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। यानी कि जो पतंजलि ने जो उच्च लक्ष्य रखा था और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो हठ योग का प्रवर्तन किया गया था, उसका उन्होंने क्या किया था? गोरखनाथ ने हठ योग के उसमें प्रवर्तन किया था। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर पूछा जाता है, क्षेत्र पूछा जाएगा तो पश्चिमी भाग है, और विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। लोग इन्हें क्या कहते थे? नवनाथ भी कहते थे। लेकिन गोरक्ष सिद्धांत में इनका जो क्रम बताया गया है उनमें सबसे पहला बताया गया है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ये चीज़ किसके बारे में बताई गई? यहाँ पे कुछ मेन फैक्ट है जो आदिकाल को लेकर रहते हैं। फिर आगे अपभ्रंश साहित्य कि अपभ्रंश को लेकर जो साहित्य रचे गए थे अपभ्रंश भाषा में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा में प्रथम कवि किसको माना है? स्वयंभू को ही माना है इन्होंने, हिंदी का पहला कवि। स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के हमें 3 ग्रंथ मिलते हैं, पौमचर्यु, रिठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद मिलता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है। अगला जो इसमें मुख्य तथ्य निकल के आता है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौमचर्यु क्या है? राम का चरित्र है इसमें, ठीक है। राम के चरित्र का वर्णन किया गया है इसके अंदर पौमचर्यु में। शिव सिंह सैगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शती के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना था? यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती से हुआ था। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनको लेकर दिया था, लेकिन शिव सिंह सैगर ने 7वीं शती माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती माना है। सर्वमान्य जो मत है वो है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक।
और पुष्पदंत की हमें जो रचनाएं मिलती है वो है तिरसठी महापुरिस गुणालंकार, दूसरी है अणय कुमार चरियु और तीसरी है जसहर चरियु। ठीक है, और इससे आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।